Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. सर आज यूनिवर्स ले आए। Yes, बहुत गर्मी थी तो हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत गर्मी थी तो फिर मैं सोचा चलो इंडिया अब दुनिया के बाहर ही चलते हैं, तो फिर मैं बाहर आ गया। उतना ही पड़ा है। दिख रहा है, यस, अभी 1 घंटा में थोड़ा मस्त दिख रहा है। बाहर रहूंगा, अच्छा से थोड़ा फ्रेश हवा मिलेगी मेरे को। भैया ये बैक ये स्क्रीन क्या हो गया? ठीक है, आसमान छू रहे हो? यस, हमारी क्लासेस पूरा एकदम आउट ऑफ द स्पेस जा रही है पूरा। मस्त लग रहा है सुशांत सिंह राजपूत के, सुशांत सिंह के पास जा रहे हो क्या? भाई उधर मत भेजो। देखो इधर ही किधर मिल जाए, देखो जो वो पीछे तारा देख रहे हो, वो उधर सुशांत सिंह राजपूत उधर बैठ के कबड्डी खेल रहा है। सर उसको पूछ लीजिए ना फिर वो सुसाइड है कि मर्डर है। इट्स अ मर्डर। ओके, तो सबको आ गए हैं, स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग मिस शताक्षी पंडा। सो लेट्स स्टार्ट। भैया गुड इवनिंग चिराग। सर अभी एक कैसे किया वो बताओ ना। हाँ वो बोलते थे बोले कोई सुमित बताओ मेरे को। सर आउ अन्य सर रे कहीं डिफरेंस रहे बारे बाबू। होते दियो ना सर। हमें पूरे ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग सॉल्यूशन, हमें छोट मोट लोग नुहे बोले चेक करो और पढ़वा दीजिए। सब किसी सॉफ्टवेयर कमाल रे बाबू। हाँ, कैरी मिनट है। कैरी मिनटी, हे भाई मुझे कैरी सुमित मिनटी पढ़ना पड़ रहा बनाती है है, कैरी बेचारे। मिनटी नहीं। ओके चलिए, आप लोग ने थोड़ा सा मेहनत कर लिया, मैं बोले कितना आप लोग करोगे। ओके यहां से स्टार्ट होगा फटाफट। हमको थोड़ा सा स्पीड भागना पड़ेगा, इसलिए मैं नोट्स पहले से लिख लिया। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप। सर हाँ हेलो हाँ बोलो। सर, आवाज आवाज आ रहा है? यस पूरा क्लियर एकदम 5G वॉइस क्वालिटी। सर बोलो। वो आप लिखाए थे ना 5 हेड्स ऑफ इनकम का सेक्शन, हाँ हाँ 15 आप लिखाए थे, लेकिन आज प्रिया मैम जब हमको पढ़ा और मैं गूगल भी की थी तो उसमें 14 बता रहा है। सेक्शन 14 ही है, वो बाय मिस्टेक गलती से मैंने 15 बता दिया था। इतने सारे सेक्शन हैं, थोड़े बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं। जो आप पढ़ा था सेक्शन 14 जो है वो बताता है आपका हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है, इसके अंदर वो पांचों हेड के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अगर मैंने प्रीवियस ऐसे क्लास में उसको 15 करा दिया था तो प्लीज उसको चेंज कर लो, 15 को काट दो और वहां पर 14 लिख दो। 14 जो है वो आपका हेड्स ऑफ इनकम है। लास्ट टाइम लिखा था मुझसे गलती हो गई थी, एक्चुअली 14 था। ओके अब देखिए, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स आप बाद में अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, ले लिए सर। हाँ अब ये वाला अपडेट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? ओके फाइन। तो सर एक चलिए मिनट। सर 1 मिनट सर। अच्छा आप लोग शायद लैपटॉप यूज कर रहे हो। प्रिंट स्क्रीन, पेंट, पेस्ट, सेव एज, फिर प्रिंट स्क्रीन, पेस्ट, सेव एज। ओके फाइन, हाँ सर ये वाला हो गया। ये हो गया। और इसके पहले वाला, ये वाला आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ में आती है ना? यस सर जी सर। ये भी हो गया। ओके फाइन, तो अब देखिए, बस इतना ही था। हाँ सिर्फ इतना ही है। तो देखिए अगर आपको याद होगा तो हम कौन सा सेक्शन पढ़ते, कोई बताएगा मेरे को? हम पढ़ रहे थे सेक्शन 5, दैट इज स्कोप ऑफ टोटल इनकम। इसका मतलब एक इंसान का इंडियन इनकम भी और फॉरेन इनकम भी दोनों को जोड़ देंगे, जितना आएगा उसको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ सकता है। ठीक है ना? तो उसी के अंदर हम देख रहे थे इंडियन इनकम मतलब क्या, जो इंडिया में रिसीव हुई हो। याद है ना आपको, हम लिखे थे यहाँ पर, दैट इज कहीं गया वाला, ये चीज हमने देखा था कि रिसिप्ट इन इंडिया
देन दूसरा हमने देखा था इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ये हम कल डिस्कस कर चुके थे। तो बाकी जो 2 पार्ट और है वो आज हम हमारी इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा सबसे पहला मीनिंग ऑफ इनकम विच एक्रूज और अराइज इन इंडिया। ठीक है, जो अभी तक आपको मिली नहीं है बट लेकिन एक्रू हो गई है, आपको मिलने के लिए वो एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई, आपको मिलेगा ही मिलेगा वो। उसका मतलब क्या होता है जरा उसको समझिए। देखिए, इनकम एक्रूज और अराइजेज एट अ प्लेस वेयर द ओरिजिन और सोर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम इज सिचुएटेड। मतलब क्या, जैसे मान लो कि अगर आप इंडिया में हो, इंडिया में आप एक जगह नौकरी कर रहे हो, ठीक है, तो वो ऐसा प्लेस हो गया जहां से आप दिस इज द ओरिजिन ऑफ योर इनकम। इंडिया में आपका जो इनकम होगा, जिस जगह से आपको सैलरी मिलेगी, वो आपका क्या हो गया, सोर्स ऑफ इनकम, दैट इज द ओरिजिन ऑफ योर इनकम, है ना, एंड द ओरिजिन और सोर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ योर इनकम। अब इसमें क्या बोल दिया, जैसे मान लो कि आपने क्या किया, आपने एक फिक्स डिपॉजिट 10 लाख रुपए का इंडिया के किसी बैंक में जाके जमा कर दिया। अब वो क्या होगा, ईयर बाय ईयर वो आपकी इनकम ग्रोथ होती रहेगी, है ना, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलते रहेगा। तो सिंपल सा मतलब ये बोलना जा रहा है कि एक्रूज और अराइज उस जगह पे होती है जहां से उसका ओरिजिन ऑफ इनकम होता है या फिर जहां से उसका सोर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम सिचुएटेड होता है। ठीक है, तो देखिए अब एग्जांपल अगर मैं लूं तो एग्जांपल क्या है, इफ अ पर्सन रेंडर सर्विसेज इन इंडिया, अगर कोई एक पर्सन इंडिया में सर्विस दे रहा है तो उसको जो सैलरी मिलेगी उसके बदले में वो क्या माना जाएगा, दैट इज अर्न्ड इन इंडिया। ठीक है, देखिए एग्जांपल फिर से मैं बता रहा हूं, मान लीजिए कि ये हमारा संबलपुर है, ठीक है, संबलपुर में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, नाम बताओ। शाबाश, और बहुत आगे जाओगे तुम। E&F। ठीक है, तो ट्रू एंड फेयर, अब मान लो ट्रू एंड फेयर में 2000 एम्प्लॉइज काम करते हैं। ठीक है, तो ये 2000 लोगों को जो सैलरी मिलेगी, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सोर्स ऑफ इनकम सैलरी है, और ये सैलरी इनको कौन पे करेगा, T&F। T&F कहां सिचुएटेड है, संबलपुर। संबलपुर कहां पर है, इंडिया में। इंडिया। तो हम ये बोल सकते हैं इस केस में कि जो ये 2000 एम्प्लॉइज हैं, ये लोग जो अपनी सर्विस रेंडर कर रहे हैं ट्रू एंड फेयर के लिए, इनको जो सैलरी मिलेगी, इनकी सैलरी मतलब इनकी इनकम का सोर्स दैट इज ओरिजिन कहां पर है, इंडिया में है। ठीक है, तो अभी मान लो ये लोग अपने सर्विस रेंडर किए और इनको सैलरी अभी तक मिली नहीं है, बट ये 1 महीना हो गया, आगे अपनी सर्विस दे रहे हैं, अगले महीने उनको सैलरी मिलेगी। तो जो 1 महीना इन्होंने सर्विस दे दिया, तब ट्रू एंड फेयर तो लायबल हो गया उनको सैलरी पे करने के लिए, मतलब उनके लिए क्या हो गया, इनकम एक्रू हो गई है, अराइज हो गई है, उनको मिलने ही वाली है वो। समझ में आ गया आपको। दूसरा एग्जांपल देखिए, इन केस ऑफ डीलर ऑफ गुड्स, मान लो कि कोई डीलर है जो सामान का खरीदी बिक्री करता है, ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में वो जो परचेज और सेल्स करेगा गुड्स का, वो कहां हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। आपके घर के आसपास का एग्जांपल ले लो, आपके घर के आसपास कोई राशन दुकान वाला होगा, वो राशन दुकान वाला क्या करता है, संबलपुर से ही मतलब लोकली कहीं से माल खरीदेगा और लोकली लोगों को माल बेच देगा। तो उसको जो गुड्स का डीलिंग करके जो पैसे मिल रहे हैं, है ना, दैट इज अ प्रॉफिट आउट ऑफ सच सेल अराइजेस इन इंडिया। तो वो जो सामान बेचकर जो प्रॉफिट हुआ उसको हम क्या मानेंगे, दैट इनकम अराइज इन इंडिया। समझ में आपको एग्जांपल, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, द ओरिजिन एंड द सोर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम इज सिचुएटेड, जहां पर वो रहेगा वो उसका हो जाएगा। क्लियर? जी सर। सर हाँ, इस केस में तो आप बोले कि अगर हम यहाँ से लेते हैं, मान लीजिए वो दुकानदार कहीं बाहर से मंगवाता होगा आउट ऑफ इंडिया और यहाँ बेच रहा होगा तो। ठीक है, आप शायद पूरा पढ़े नहीं, प्लीज फोकस इन दिस वर्ड। उसको जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कब होगा, जब वो सेल करेगा। सेल कहां कर रहा है, इंडिया में। तो सेल करके जो उसका पैसा आया उससे खर्चा माइनस कर देगा, बैलेंस पार्ट इज योर प्रॉफिट। सो प्रॉफिट कहां माना जाएगा, इंडिया में हुआ। समझ में आया? बाहर कहीं से ही माल खरीदो, प्रॉफिट कब होगा, जब माल खरीदते हो तब प्रॉफिट होता है कि जब माल बेचते हो तब प्रॉफिट होता है, बेचते हैं। ऑब्वियसली। तो यहाँ पर ये बोल रहा है
कि जहां पर आपने सेल्स करी, जिस प्लेस में, अगर वो आपका इंडिया है तो हम ये बोल सकते हैं कि भैया उस सेल्स के ऊपर होने वाला जो प्रॉफिट है वो कहां पर अराइज हुआ, इंडिया में अराइज हुआ। इंडिया में। समझ में आ गया आपको? ओके, देन दूसरा हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट था, वो आपका था सेक्शन 9, दैट इज एक्रूड इन इंडिया। इसको हम मानेंगे कि इंडिया में एक्रूड हुआ है। बहुत सारी आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस मिलेंगी, कौन कौन सी इनकम को मान लिया गया कि वो इंडिया में हो रहा है। देखिए, सबसे पहला आपका आता है इनकम आउट ऑफ बिजनेस कनेक्शन। ये मान लीजिए किसके लिए बोल रहा है, मान लो अगर कोई नॉन रेसिडेंट है, ठीक है, कोई नॉन रेसिडेंट है और उसका इंडिया में कोई अगर एक बिजनेस कनेक्शन है और उससे अगर उसको कुछ इनकम हो रही है, तो ये मान लिया जाएगा कि वो इनकम इंडिया में हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आपका अपना पसंदीदा टिकटॉक, नेटफ्लिक्स, ये सब पबजी, ये सब कहाँ के, ये सब बाहर के हैं, ये सब इंडिया के नहीं है, ठीक है। अपना एग्जांपल ले लो ना, यही वाला एग्जांपल ले लो, जूम, ये सब क्या है, ये सब बाहर की कंपनियां हैं, बट इंडिया में इनको ऑपरेट करने के लिए इनकी एक कंपनी अलग से बनाई गई है, कोई एक पर्सन इन्होंने ऑथराइज किया गया है जो इनके बिहाफ में सारा यहाँ पर काम देख रेख कर रहा है और यहाँ से पैसे कमा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो भी कंपनियां हैं, ये कंपनियां डायरेक्टली यहाँ काम नहीं कर रही है, इनका इंडिया में एक बिजनेस कनेक्शन है और इस बिजनेस कनेक्शन से अगर इनको कुछ भी अगर इनकम होता है तो मान लिया जाएगा कि वो इनकम इंडिया में हुई है, भले ही वो कंपनी यूएस की हो कि चाइना की हो, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। बात समझ में आई आपको? क्लियर? ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सैलरी अर्नड इन इंडिया। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी इंसान अगर इंडिया में आके अगर किसी को सर्विस दे रहा है, कहीं जॉब कर रहा है और यहाँ इस जॉब से उसको जो सैलरी मिलेगी वो सैलरी उसने कहाँ कमाया, अर्नड इन इंडिया, ये मान लीजिएगा वो इंडिया में ही एक्रू हुई है। क्लियर? उसके बाद ये थोड़ा सा अच्छा है, देखिए, सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट टू एन इंडियन सिटीजन, टू एन इंडियन सिटीजन, यहाँ फॉरेनर नहीं है, ध्यान रखिएगा, टू एन इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउट इंडिया। क्या बोले सुताक्षी, कुछ बोल रहे हो? नो सर। ओके फाइन। तो देखिए, अगर एक गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को दे रही है सैलरी, किस चीज के लिए, क्योंकि वो इंडिया के बाहर जाके गवर्नमेंट के बिहाफ में काम कर रहा है, तो वो भी क्या माना जाएगा, वो भले ही बाहर जाके काम कर रहा है बट उसको माना जाएगा दैट सैलरी एक्रूड इन इंडिया। समझ में आ गया? देन डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, अगर एक इंडियन कंपनी से अगर आपको डिविडेंड मिला तो मान लिया जाएगा वो इंडिया में मिला। बोले इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये नॉन रेसिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ठीक है। एक नॉन रेसिडेंट का नाम बताइए, जैसे मान लीजिए हमने बताया वॉरेन बफे, ठीक है। वॉरेन बफे ने क्या किया, इसने इंडिया की एक कंपनी में जिसका नाम है मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसके शेयर्स में उसने इन्वेस्टमेंट किया। तो RIL, रिलायंस कहाँ की कंपनी है, इंडिया की, ठीक है। तो रिलायंस अपनी प्रॉफिट में से जब वॉरेन बफे को क्या दिया, डिविडेंड दिया, नो डाउट ये बैठा होगा यूएस में, बट जो डिविडेंड का पैसा मिला ना, ये मान लिया जाएगा कि इंडिया में उसने कमाया है, एंड अकॉर्डिंगली जो टैक्स का प्रोविजन लगेगा हम उसको लगा देंगे। समझ में आया? पर्सन है यूएसए का, पैसा मिल रहा है डिविडेंड का, और कौन सी कंपनी का, इंडियन कंपनी का, तो उस केस में इंडियन कंपनी द्वारा दिया गया डिविडेंड क्या कहला जाएगा, दैट इनकम एक्रूड इन इंडिया। देन इनकम फ्रॉम रॉयल्टी, टेक्निकल सर्विसेज अगर आपकी हो रही है तो वो भी माना जाएगा कि वो इंडिया में हुआ है। कोई मुझे बता पाएगा रॉयल्टी क्या होता है? रॉयल्टी सर एग्जांपल दे पाऊँ? मतलब जो हाँ ठीक है, बताओ, कोई दिक्कत नहीं, एग्जांपल दो कुछ भी दो, बट मेरे को उसका मतलब बताओ। जो किंग्स का जो कोई पुराना जायदाद जो रहता है उससे। राजा महाराजा का रॉयल्टी ऐसा बोल रहे हो? अच्छा, सर चेतन वगैरह का जैसे सर बुक लिखा
तो सर उसका जो बुक जितना भी सेल होगा तो उसको उतना का उसका रॉयल्टी फिक्स होता है जो पब्लिशर सेल करता है उसका। ओके ठीक है, और कोई बोलना चाहेगा? जायदाद का जो रहता है उसका। जायदाद वाला इनकम। डिफरेंट नहीं, हाँ, रॉयल्टी में तो वही हो गया, बुक वगैरह का हो गया कि मैंने कोई बुक दी, बुक जितनी बिकेगी उसकी मुझे रॉयल्टी इनकम मिलेगी। जस्ट अ सेकंड, एक एग्जांपल था अच्छा खासा रॉयल्टी का। सर मैं ही एग्जांपल करता हूँ। मोस्ट वेलकम, बोलो। सर जैसे कि मान लीजिए मेरा कोई रेस्टोरेंट है और हम्म मतलब मैं उससे ऑपरेट नहीं कर पा रही, तो मैंने उससे ना मतलब किसी को दे दिया, थर्ड पार्टी को, कि तुम सारा चीज करो, और एक अमाउंट मैंने फिक्स कर दिया कि इतना अमाउंट आप मुझे हर महीने देते रहिएगा, बाकी वो रेस्टोरेंट को आप चलाइए, वो सही बात है, रॉयल्टी होता है। हो सकता है उसमें भी। अब देखो यहाँ पर मान लो कि कोई फॉरेनर है, फॉरेनर ने कोई एक प्रोसेस बना लिया, अभी का एग्जांपल है, मान लो कोई एक कोरोना के लिए उसने कुछ मेडिसिन बना ली, ठीक है, तो उस फॉरेनर ने क्या किया, इंडिया की कोई एक कंपनी है, मान लो ग्लेनमार्क, ठीक है, यहाँ पर इंडिया की एक कंपनी है ग्लेनमार्क, मेडिसिन बनाती है, उसने उस कंपनी को वो प्रोसेस दे दिया, मतलब वो पेटेंट दे दिया कि भैया आप इस पेटेंट को यूज कीजिए और यहाँ पर मेडिसिन बनाइए इंडिया में, ठीक है। तो इस पेटेंट को यूज करते हुए ग्लेनमार्क जो भी मेडिसिन बनाएगा इंडिया में बेचेगा, और जितना बेचेगा उसके बेसिस पे वो क्या करेगा, इसको रॉयल्टी का पेमेंट करेगा। तो ये पेमेंट किसको हो रहा है, मान लो फॉरेनर इनकम, फॉरेनर को हो रहा है, नॉन रेसिडेंट को हो रहा है, लेकिन क्योंकि वो इंडिया में आके बेच रहा है तो उसको क्या हो जाएगा, रॉयल्टी इनकम जो हो रही है वो इंडिया में ही एक्रू हो, ऐसा माना जाएगा। सेम चीज टेक्निकल सर्विसेज का भी है कि अगर कोई बाहर वाला आदमी अगर इंडिया के किसी भी सर्वर को या इंडिया के कोई भी मतलब कुछ चीज का अगर कोई टेक्निकल सर्विसेज दे रहा है तो वो मान लीजिएगा कि वो इंडिया में हुआ। मतलब क्या, जैसे मान लो कि यूएसए का कोई एक बंदा है, ठीक है, मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन ने हमारे इंडिया में यहाँ पर एक हमारा एक सिस्टम है, उस सिस्टम में उसने कुछ कुछ क्या किया, ऑनलाइन हमारे सिस्टम को लेके उसका उसने मेंटेनेंस किया, ठीक है, और इसके बदले में फिर हमने इसको पे किया। तो अगर ऐसा कुछ सीन हो गया तो नो डाउट मिस्टर जॉन यूएसए में बैठा है, लेकिन उसने जो हमको टेक्निकल सर्विसेज दी, ये मान लिया जाएगा कि ये जो इनकम है ये इनकम भी इंडिया में हुआ, क्योंकि ये जो इनकम है ना, ये इनकम का सोर्स कहां से आया, इंडिया से आया। तो अगर इंडिया का अगर सोर्स अगर हो गया ना तो उसको इंडिया का इनकम मान लिया जाएगा, ठीक है। तो मिस्टर जॉन को इस वाली इनकम के ऊपर जो इंडिया का इनकम टैक्स एक्ट कहता है उसके हिसाब से उसको कंप्लायंस करना पड़ेगा। बात खत्म। देन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एसेट्स सिचुएटेड इन इंडिया, ये तो बहुत सिंपल सा आप लोग खुद बता दोगे। मतलब मान लो कोई बाहर का एक फॉरेनर है, फॉरेनर इंडिया में कोई प्रॉपर्टी खरीद के रखा है, ठीक है, मान लो कि आपका कुछ बंगलो खरीद के रखा हुआ है और वो फॉरेनर इस बंगले को यहाँ पे भाड़े में लगा रखा है। तो इस प्रॉपर्टी से जो भी भाड़ा आ रहा है ना, जो इनकम आ रही है, वो ये मान लिया जाएगा, भले वो जा रहा है फॉरेनर के पास, लेकिन ये मान लिया जाएगा कि वो इनकम एक्रूड इन इंडिया हुई है। क्यों? क्योंकि जो रेंट मिल रहा है, रेंट का सोर्स ओरिजिन कहाँ से आ रहा है, जिस एसेट से आ रहा है वो एसेट कहाँ का है, इंडिया का है। समझ में आ गया आपको? तो वैसी इनकम के ऊपर नॉन रेसिडेंट को टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि इंडिया में एक्रूड हो रही है। ठीक से समझ में नहीं आया सर। ठीक से समझ में नहीं आया? ठीक है, ये है मिस्टर मानस, जो रहते हैं कहां पर पता है आपको, युगांडा में। मानस के पास वहां पर बहुत पैसा है, मानस वहां पर बहुत जाके बहुत पैसे कमाए। अब फिर क्या किया, मानस बोला कि नहीं यार, मेरा गांव मेरा देश। ये गया गौशाला में, जब वापिस आया था एक बार घूमने के लिए आया, मान लो इंडिया, ये अपना गांव चलेगा गौशाला। वहां पर से उसने क्या किया, इसने प्रॉपर्टी खरीदी। प्रॉपर्टी में क्या खरीदा उसने 10 बंगलो खरीद लिए। बंगलो कहां पर, गौशाला में, ठीक है। अब उसके बाद वापस चले गया मानस, कहां, युगांडा। और ये मान के चलो कि मानस काफी टाइम से युगांडा में है, तो मानस अब क्या बन गया है, युगांडा का सिटीजन बन गया है मान लो। और इंडिया के लिए क्या हो गया, मानस नॉन रेसिडेंट हो गया, ठीक है। अब ये जो बंगलो है, ये बंगलो को मानस ने फिर क्या किया, रेंट पे लगा दिया। इसको ऐसे करता हूं, रुको, इस बंगलो को उसने रेंट पे लगा दिया। तो ये जो रेंट से जो पैसा आएगा मानस के पास, ये मानस की इनकम होगा, और ये इनकम
जिस एसेट से आ रहा है ये प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएटेड है, इंडिया में। तो भले ही मानस अभी कहाँ रह रहा है, युगांडा में रह रहा है, बट ये मान लिया जाएगा कि ये इनकम एक्रूड इन इंडिया हुई है। सिंपल सी बात है ना, ये इंडिया के एसेट से जनरेट हो रही है, तो भारत सरकार बोल रही है, इससे तो दिक्कत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फॉरेनर लोग, वो लोग क्या करेंगे, उनके पास बहुत पैसा है, वो लोग इंडिया में प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी खरीद लेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर भाड़े में दे देंगे, ठीक है। और वो जो इनकम वो लोग जनरेट करेंगे उसके ऊपर हम अगर हमसे टैक्स नहीं ले पाएंगे तो भारत सरकार का नुकसान हो जाएगा। तो भारत सरकार ने क्या बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई अगर फॉरेनर अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, कर रहा है, और उस प्रॉपर्टी से वो पैसे कमा रहा है, ठीक है भैया आप कमाओ, हम ये मानेंगे कि जैसे कोई इंडिया का आदमी पैसे कमाता वैसे ही आप भी कमा रहे हो, आप भी इंडिया के हो, चलो भैया टैक्स का पैसा निकालो। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। मानस समझ में आया अभी? अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा लेट में डिस्कस करूंगा, पहले इसको सुलटा लेते हैं। गिफ्ट बाय रेसिडेंट टू अ नॉन रेसिडेंट। याद कीजिए मैंने एग्जांपल दिया था, सनी देओल ने गिफ्ट किया श्रीमती सनी लियोनी, उसको उसने क्या किया, गिफ्ट किया कुछ, तो भैया वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। किसके लिए? इस नॉन रेसिडेंट के लिए इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक खत्म। अब आते हैं the last one, that is income from transfer of capital asset situated in India। यहां पर मैंने लिखा हुआ है वोडाफोन केस, समझिए इसमें क्या हुआ था, बहुत मजा आएगा। आपने एक कंपनी सुनी थी कि हज? यस सर। हज के बाद फिर पिक्चर में आया वोडाफोन, जिसने हज को मिला लिया अपने अंदर, और फिर बाद में हमारे पास जो एक सिम आया वो वोडाफोन का सिम आया। ये क्या करता है, ये एक्चुअली टेलीकॉम था, ठीक है, टेलीकॉम सेगमेंट में ये काम कर रहा था, ठीक है। पूरा डिटेल फैक्ट्स एंड फिगर्स में शेयर नहीं कर रहा, बट अब एक ओवरऑल एक आइडिया दे रहा हूं कि हुआ क्या था, ठीक है। तो हुआ ये, दिस इज इंडिया, ठीक है, दिस इज इंडिया। यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर आपका हज जो है वो चल रहा था, ठीक है, नेटवर्क प्रोवाइडर था, चल रहा था। फिर बाहर देश में, फॉर एग्जांपल, मुझे पूरा एग्जैक्टली इसका वो याद नहीं आ रहा फैक्ट्स एंड फिगर्स, बट मान लो बाहर, जैसा सिंगापुर ले लेता हूं मैं, सिंगापुर, सिंगा नॉट सिग्ना, ठीक है। तो इस चीज को वोडाफोन कंपनी जब लेने चाहती थी, वोडाफोन बाहर की कंपनी थी, तो वोडाफोन कंपनी ने क्या किया, इंडिया के एक्ट को पहले पढ़ा, ठीक है, और उसने देखा कि भाई हम कैसे, किस तरीके से हम टैक्स का पैसा बचा सकते हैं। क्योंकि अगर ये हज वाली कंपनी है ना, ये तो इंडिया में है, हज वाली कंपनी का जो भी इंडिया में बिजनेस है वो सारा उसका क्या है, कैपिटल एसेट्स है। ध्यान देना, कैपिटल एसेट्स है, जो भी है इंडिया में, उसकी ऑफिस है, बिल्डिंग है, उसके नेटवर्क एंटीना टावर वगैरह है, सब कुछ है, वो सारे उसके लिए क्या थे, कैपिटल एसेट। अब अगर हज डायरेक्टली वोडाफोन को माल बेचती ना, मतलब अपना पूरा बिजनेस बेच देती, तो क्या होता, वो अपना कैपिटल एसेट सेल करती, ऐसा माना जाता। और अगर कैपिटल एसेट सेल अगर करती ना, तो उसके उससे ऊपर क्या होता, कैपिटल गेन होता, और अगर कैपिटल गेन होता तो उसको उसके ऊपर क्या देना पड़ता, टैक्स देना पड़ता। समझ में आ गया? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ा प्लानिंग किया, इन्होंने एक बाहर एक और कंपनी में बनाया। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं लेता हूं स्विट्जरलैंड फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। एक्चुअल फिगर, एक्चुअल जो डेटा था उसके लिए आप गूगल रेफर कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको इसका एक वो बताना चाहता हूँ, इसके पीछे का मतलब क्रक्स बताना चाहता हूँ, ठीक है। स्विट्जरलैंड में एक और कंपनी बनाई गई, फॉर मान लो कंपनी एबी लिमिटेड, ठीक है। अब एबी लिमिटेड ने क्या किया, हज इंडिया के शेयर्स सारे खरीद लिए, शेयर्स खरीद लिए, एंड हमने क्या पढ़ा है, शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। इसने क्या किया, सारा 100% शेयर्स खरीद लिया इसका, ठीक है। तो अब मालिक कौन बन गया, स्विट्जरलैंड वाला बन गया, ठीक है। वोडाफोन ऑलरेडी बाहर में था, अब इन्होंने क्या किया,
इन्होंने अपने शेयर्स जो ये खरीदे थे, ये किसके हो गए? हज कंपनी के शेयर्स जब खरीदा स्विट्जरलैंड वाले ने, तो मालिक कौन बन गया? स्विट्जरलैंड वाली कंपनी बन गई। वोडाफोन ने क्या किया? इस स्विट्जरलैंड वाली कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। वोडाफोन ने इस स्विट्जरलैंड वाली के 100% शेयर्स खरीद लिए। अब मालिक कौन बन गया? वोडाफोन बन गया। यानी कि घुमा फिरा के इंडिया की जो कंपनी थी वो वोडाफोन ने खरीद ली। अब यहां पर इनकम टैक्स वाले क्या बोलते हैं कि भैया आप टैक्स दो, बट वोडाफोन क्या बोलता है कि देखो भैया डील किस किस के बीच में हुई है? एबी लिमिटेड स्विट्जरलैंड एंड वोडाफोन सिंगापुर, और ये दोनों ही आउट ऑफ इंडिया है, ये दोनों ही आउटसाइड इंडिया है। और जहां तक हमको पता है आपका इनकम टैक्स एक्ट आउटसाइड इंडिया काम का नहीं है। तो इन्होंने क्या कर लिया? सब प्लानिंग कर लिया। समझ में आया? तो इसके बाद सरकार को कई हजार करोड़ का नुकसान हुआ। इसके बाद बहुत मतलब इंडिया का मजाक भी उड़ा, क्योंकि बाद में इंडियन गवर्नमेंट लड़ाई कर रही, बोलते हमको टैक्स दो टैक्स दो टैक्स दो, बट ऐसे नहीं होता है। तो इंडिया गवर्नमेंट ने फिर क्या कर दिया? उन्होंने फिर एक्ट ही ला दिया। बोला अगर ऐसा आज वोडाफोन कर रही है तो कल और ना जाने कितनी सारी कंपनी हमको ठग सकती है, बुद्धू बना सकती है। तो उन्होंने एक्ट बना दिया, और एक्ट में ये डाल दिया कि अगर आप कोई ट्रांसफर कर रहे हो कोई कैपिटल एसेट जो कि इंडिया में सिचुएटेड है, तो उससे होने वाला फायदा ये माना जाएगा कि वो इंडिया में ही हुआ है और आपको टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आ गया आपको? बोलो सर इसमें हज का फायदा है ना? क्या बोले? ये तो डायरेक्टली भी वोडाफोन खरीद सकता था। अगर वोडाफोन के लेने का क्या मतलब था? अगर वोडाफोन खरीद सकता था, देखो हज बेचता, मैं बताया ना, हज अगर बेचता अपना कैपिटल एसेट तो उसको क्या होता? कैपिटल गेन होता। किसको? हज को। और फिर उसको क्या देना पड़ता? कैपिटल गेन पे करना पड़ता, टैक्स देना पड़ जाता इंडिया में ही। तो वो टैक्स देने का मूड में नहीं थे वो लोग। सर जैसे स्विट्जरलैंड वाला 100% शेयर खरीदा, वैसे ही वोडाफोन खरीद लेता डायरेक्टली। अरे डायरेक्टली अगर ये खरीदता तो उनको हो गया ना, कैपिटल ट्रांसफर हो गया ना। इसने क्या किया? इसने पहले इसको दिखा दिया कि ये मेरा ओनर बन गया, ठीक है, ये इसकी होल्डिंग कंपनी बन गई। पहले ये बन गई सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। और होल्डिंग कंपनी जब हो गई तो होल्डिंग कंपनी का मतलब जो सब्सिडरी कंपनी का जो भी एसेट्स है वो होल्डिंग का हो गया, और फिर इसने इसको बेचा। तो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो आउटसाइड इंडिया सिर्फ करने के लिए। अगर यहाँ पर इंडिया के अंदर हो जाता ना, एक पार्टी इंडिया की है, हज इंडिया की है, वोडाफोन बाहर की है, तो इंडिया की एक तो पार्टी बीच में आ गई ना, तो इनकम टैक्स का प्रोविजन लग जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ एसेट ही तो हो रहा है, देखा जाए तो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ एसेट हो रहा है, और हमने पढ़ा है अगर ट्रांसफर ऑफ एसेट होता है तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। तो इसने क्या किया? इसने इसको बेचा नहीं, हज ने इसको बेचा नहीं है, इसको बेचा नहीं, ये अपना सारा का सारा एसेट आज भी यहीं पर है। समझ में आ रहा ना? बट इस वाले केस में अगर वोडाफोन से खरीदा होता तो उसको बेच देता वो। तो इसलिए इसने क्या किया? ऐसा टैक्स को बचाने के लिए कुछ इस तरीके से घुमाई फिराई करे। तो इसलिए बाद में ये आ गया कि अगर आप कोई भी इनकम जनरेट कर रहे हो, कैसे हो रहा है? बाय ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, और जो कैपिटल एसेट इंडिया में सिचुएटेड है तो मान लिया जाएगा कि भैया वो इनकम आपकी इंडिया में हुई है। समझ में आ गया आपको? सर तो पैसा फिर रिकवर हुआ क्या? नहीं, डिस्प्यूटेड है, और बहुत कई हजार करोड़ रुपए डिस्प्यूटेड है। तो सर रेट्रोस्पेक्टिव पावर लगा के तो ला सकते हैं। हाँ वही हुआ। सुनो अब इसमें क्या हुआ, सुनो बात सुनो। जब ये केस हुआ ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि भैया हमको टैक्स चाहिए, वोडाफोन बोलता है भैया मैं तो नहीं दूंगा, ठीक है। तो इनकम टैक्स वाले डिपार्टमेंट ने क्या किया? ये केस फाइल कर दिया हाई कोर्ट में कि देखो वोडाफोन जो है वो पैसे नहीं दे रही है, क्योंकि कई हजार करोड़ का था, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का बात था, ठीक है। तो हाईकोर्ट ने जब देखा, बोला यार इंटेंशन तो पता चल रहा है इनका कि इनका इंटेंशन क्या है? टैक्स का चोरी करना। इनका इंटेंशन पता चल गया, दे आर प्लानिंग फॉर टैक्स इवेजन। तो हाईकोर्ट ने डिसीजन सुनाया, वोडाफोन आपको पैसा देना पड़ेगा, वोडाफोन शुड पे। अब वोडाफोन कंपनी जो हजारों करोड़ रुपए देके खर्चा करके कोई कंपनी खरीद रही है, छोटी मोटी तो है नहीं, उसने क्या किया? चलो कोई बात नहीं, हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फायदा उठाया, और वोडाफोन फिर क्या कर दिया? ये केस फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। बोलता मैं हाई कोर्ट के इस डिसीजन से खुश नहीं हूं, सुप्रीम कोर्ट में चले गया, और सुप्रीम कोर्ट में बोला कि भैया ये केस का सुनवाई करो। एंड वोडाफोन ने फिर क्या किया?
सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उनको पैसे देके खरीद लिया, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्या किया, ये केस वोडाफोन के फेवर में सुना दिया और कहा कि नहीं भैया वोडाफोन सही है, वो टैक्स नहीं देगा, क्योंकि जिस दिन वोडाफोन ने ये ट्रांजैक्शन किया वो उस दिन जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट था उसके हिसाब से किया, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो ये केस वोडाफोन जीत गया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, क्योंकि वोडाफोन ने उसके जजेस को खरीद लिया था पैसे देके। ठीक है, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये चीज अगर कह दी, तो अगर आपको याद है जब हम स्कोप ऑफ इनकम टैक्स पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा था क्या, कि एक आपका लास्ट में पढ़ा था जुडिशियल डिसीजन, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन सुना दिया वो अपने आप में फिर क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। तो जब ऐसी बात हुई तो उन्होंने संविधान का सहारा लिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया आपका कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी हम जाएं तब भी आपका जो एक्ट कह रहा है, उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से ही काम किया है, कुछ गलत नहीं किया। तो जो इंडिया की जो गवर्नमेंट थी, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, उससे रहा नहीं गया, उसने बोल दिया कि भैया हम एक्ट को अमेंड कर रहे हैं, हम इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड कर रहे हैं, और उन्होंने ये बोला कि ये रेट्रोस्पेक्टिव हो जाएगा, मतलब पहले से जब से इनकम टैक्स बना तब से अगर कुछ भी ऐसा कुछ सीन होगा आपको टैक्स देना पड़ेगा। आज भी ये डिस्प्यूटेड है, समझ में आ गया? तो इसके ऊपर ना आप लोग को थोड़ा अच्छा लगेगा, आप लोग ना आज ही, क्योंकि मुझे सारे जो एक्चुअल फिगर्स है मैं थोड़ा सा भूल चुका हूं, ह्यूमन माइंड, आप लोग यूट्यूब में इसका देखिएगा, यूट्यूब में जाकर कीजिएगा वोडाफोन केस स्टडी, ठीक है ना, वोडाफोन केस स्टडी, वहां पर आपको और डिटेल में पता चल जाएगा आखिर हुआ क्या था। सुमित भैया, हाँ वोडाफोन इतना लॉस किया तो इंडियन गवर्नमेंट उसको बैन क्यों नहीं करते, हटाते क्यों नहीं, फिर अभी भी वोडाफोन चल रहा है सब जगह। क्या करें भैया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही इतना गंदे तरीके से डिजाइन किया गया है, वो चाहकर भी बहुत सारा कुछ चीज नहीं कर सकती। ठीक है, खैर चलिए हमारा 30 मिनट्स हो चुका है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और आगे पढ़ेंगे।